क्रांति के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में नई व्यवस्था की स्थापना होती है। प्रत्येक क्रांति के बाद क्रांति इसीलिए होती ही है। वो किस रूप में होती है, क्रांति किस रूप में होती है, किस तरह की व्यवस्था की स्थापना होती है, इस पर मैं हल्के में चर्चा करूंगा। क्रांतियां दो तरह से होती हैं। एक तो होती है अहिंसक जन आंदोलनों के जरिए, जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसमें जनता आंदोलन के रास्ते पर खड़ी होती है और वो लड़ते हुए शांतिप्रिय ढंग से, और आज वर्तमान में, पहले तो नहीं, आज वर्तमान में इसको लोकतांत्रिक तरीका कहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। जैसा आज के दौर में ये बात चल रही है कि हम क्रांति के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत शांति प्रिय ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से। और लोकतांत्रिक तरीका क्या है, उस पर भी चर्चाएं भी आई हैं। सत्ता पर कब्जा करना, कैसे लोकतंत्र में सत्ता पर कब्जा करना होता है, और आप जब उस पर कब्जा कर लेते हैं तो व्यवस्था में परिवर्तन अपने ढंग से आप कर लेते हैं अपने हित में। इस पर चर्चाएं आई हैं। दूसरी आती है जब पुरअमन तरीके से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए क्रांति की संभावनाएं क्षीण होने लगती हैं, तब हिंसक क्रांति होती है, सशस्त्र क्रांति होती है। इसका उदाहरण आपने देखा है नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलवाड़ी के किसानों ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता अख्तियार कर लिया। हार गए, थक गए थे लड़ते लड़ते, तब वह यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नक्सलवाड़ी किसानों का आंदोलन इतिहास के पन्नों में आ गया है, इतिहास बन गया है उसका अपना। सशस्त्र क्रांति हुई। लेकिन आज का दौर दूसरा दौर है। पेरियार ललई सिंह यादव, उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कानपुर में पैदा हुए ललई सिंह का कोई मतलब नहीं है। सेना में काम करते हुए उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब और महत्व है कि सामान्य से व्यक्ति ललई सिंह का, पेरियार ललई सिंह का पेरियार रामासामी नायकर पेरियार हो जाना, ये महत्वपूर्ण है। कैसे वह बनते हैं, इस पर भी आप लोगों ने देखा है और बातें आई हैं, तमाम उस पर चर्चा हो चुकी है। पेरियार क्यों नाम पड़ा उनका, कैसे रखा गया, यह भी आपके सामने बात आई कि उन्होंने सच्ची रामायण लिखा और तुलसीदास के रामचरितमानस को कैसे उन्होंने खारिज किया और समाज विरोधी साबित कर दिया। ये भी बातें आ चुकी हैं, इसलिए इस पर मैं नहीं जाना चाहता। किसी भी व्यक्ति की गरिमा, उसकी पहचान, उसका महत्व उसके कृतित्व और व्यक्तित्व से बनता है। कृतित्व के रूप में ललई सिंह यादव ने जिन साहित्यिक रचनाएं किया और जो संघर्ष किया, समाज में बड़े व्यापक परिवर्तन के लिए, एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, साहित्यिक रचना से लेकर संघर्ष के दौर तक उन्होंने जो कुछ खोया, वह उनका कृतित्व था। मैं समझता हूं कि आप इस मेरी बात से सहमत होंगे। दूसरी तरफ कृतित्व से ही व्यक्तित्व का निखार होता है। जब आप अकर्मण्य बन के बैठे रहेंगे, मान लीजिए आप लिखना नहीं जानते हैं, लेख नहीं लिख सकते, किताब नहीं लिख सकते, तो संघर्ष के रास्ते पर तो चल ही सकते हैं। संघर्षों में जो आंदोलन होता है, उस भीड़ का एक हिस्सा तो बन ही सकते हैं। वह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो ललई सिंह यादव अपने कृतित्व के बदौलत अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और आज दुनिया में ललई सिंह यादव पेरियार ललई सिंह यादव बन चुके हैं।
आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो विज्ञानवाद में विश्वास करता हूँ। विज्ञानवाद हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ एकदम उल्टे खड़ा होता है। किसी भी तरह के धर्म, चाहे किसी का कोई धर्म हो, उस सब धर्मों के खिलाफ खड़ा होता है विज्ञान। और किसी भी धर्म को वो इंसान और समाज की प्रगति के रास्ते में बाधा मानता है विज्ञान। तो मैं विज्ञानवाद का समर्थक हूं। और जिनका नाम लिया गया, एक परंपरा है ना, एक लंबी सूची चली आ रही है। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार से होकर महात्मा ज्योतिबा फूले, संत बाबा गाडगे से होते हुए छत्रपति साहू जी महाराज से होते हुए एक जो लंबी परंपरा चली आती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से होते हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले से होते हुए, गुरु श्री नारायण से होते हुए, और कालांतर में आती है भीमराव अंबेडकर साहब के बाद एक समय में दो नाम आते हैं, मान्यवर कांशीराम जी का और चंद्रजीत यादव साहब का। दोनों समकक्ष थे और दोनों ने इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा था। नाम तो बहुत लिए गए। आरक्षण किसने लागू किया, कहाँ लागू किया, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में किसने 2 कदम आगे कितना बढ़ा, ये भी नाम आए। इन परंपराओं की कड़ी में आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अतीत को याद करने के बाद आप वर्तमान को जिएंगे। अतीत को याद करते हुए ही आप वर्तमान को जिएंगे, और जब वर्तमान को जिएंगे, किस रूप में जिएंगे, उसी ढंग का भविष्य का निर्धारण आप करेंगे। भविष्य उसी ढंग से बनेगा, उसी के रूप में आप तैयार करेंगे। तो उन अतीत के नेताओं को, जो सामाजिक सुधारों की, सामाजिक क्रांति के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनको याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज आप वर्तमान में जो जी रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये बनता है। अगर आप चुप रहेंगे तो भविष्य का कोई निर्धारण नहीं, कोई भविष्य है ही नहीं आपका। अगर आप उन क्रांतिकारी विचारों को लेकर आज की तारीख में, आज के दौर में, जहां सामंतवाद और ब्राह्मणवाद फिर से पूरी तरह से हावी हो चुका है, इस दौर में अगर आप क्रांति से हट जाएंगे, अपने आंदोलनों से हट जाएंगे, तो भविष्य का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए आज के दौर में आवश्यकता है कि आप विज्ञानवाद के समर्थक होते हुए, अंधविश्वासों से दूर, मंदिरों मस्जिदों का त्याग करते हुए, किसी को बुरी लग सकती है बात मेरी, लेकिन दिल की गहराई से जिसे मैं महसूस करता हूं, उसे हिम्मत से किसी भी मंच पर रखने की भी ताकत रखता हूं। किसी को भी मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं महसूस करता हूं, इसलिए इसको कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के आडंबर को छोड़ दीजिए। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रगतिशील धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। जब प्रगतिशील धारा से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, तरक्की पसंद ताकतों के साथ जाने की कोशिश करेंगे, हमेशा धर्म और मजहब आपके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाएगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। इसलिए इस वास्तव में अगर आपको समाज की प्रगति चाहिए, जीवन में कुछ कर गुजरने की बात दिल में हो, तो आप धर्म का पहला काम है कि इस अफीम के नशे को, धर्म रूपी अफीम के नशे का परित्याग करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप कुछ कर और नहीं पाएंगे। ये साफ साफ बात है। बातें आई है, आरक्षण पर भी चली,